तरह के होते हैं, जैसा कि घर की सफाई सुथराई, खाना पकाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना और कपड़े धोना। इन तमाम चीजों में से आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है कपड़े धोना या लॉन्ड्री करना। कपड़े धोने के भी दो तरीके हैं, कहीं कपड़े हाथ से धोए जाते हैं और कहीं मशीन से, और कई कपड़े तो होते ही ऐसे हैं जिन्हें हाथ से ही धोना पड़ता है। पर कपड़े ऐसे धोना कि वो साफ शफाफ हो जाएं, दाग धब्बे दूर हो जाएं और कपड़े खराब भी ना हो और उनमें से खुशबू भी आए, ये भी एक महारत और हुनर का काम है। मुख्तलिफ इक़साम के घर में कपड़े होते हैं जिनकी धुलाई जरूरी होती है, जैसा कि कमीज शलवार, पैंट्स और शर्ट, जीन्स वगैरह वगैरह। मसाइल ये भी होते हैं कि कपड़ों के रंग एक दूसरे पे ना चढ़ें, और ये लॉन्ड्री से मुताल्लिक आपके तमाम मसाइल का हल देंगे हमारे एक्सपर्ट पाकिस्तान के नंबर 1 शो आपका साहिर में। थोड़ी सी तालियां और बजा दीजिए। थैंक यू। किसने सीटी बजाई है? ये जिसने भी सीटी बजाई है, आप सीटी बजाती हैं? अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाइए, थोड़ा बजा के दिखाएं। और कौन? आपने बजाई? आप बजाइए, बजाइए। ये इनको भी ले ले, इनको भी ले लीजिए, इनको भी ले लीजिए, ले लीजिए, इनको भी ले लीजिए। लाइए, दोबारा बजाइएगा। बजाऊं? हाँ, नहीं और क्या। हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम बिना अब छोड़ देना। ये दुख, ये उदासी, ये आंसू, ये चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, जागने की वजह से मेरी तबीयत खासी ख़राब है। कल ऐसा हुआ था कि
मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, पहली मर्तबा लाइफ में हुई है। और कल आफ्टर 16-17 इयर्स पहली मर्तबा मैंने नींद की गोलियां खाई हैं और फिर मैं सोया हूं। तो आज मुझे चक्कर वक्कर बहुत आ रहे हैं। तो आज आप लोग मेरी एनर्जी होंगे, आज आप लोगों की तालियां बताएंगी यस। ये पिक्चर तो हमने बना ली है, लेकिन पिक्चर के बाद जो पिक्चर की प्रमोशन का काम है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लिटरली याद नहीं कि मैं ये शो कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि आज रात मेरी फ्लाइट है। आई हैव गॉट नो आइडिया कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये पता है कि मैं आपके साथ हूँ और ये 2 घंटे जो होते हैं जब मैं आपके साथ होता हूँ और टेलीविजन पे आप मुझे देख रहे होते हैं, यही मेरी जिंदगी का इन दिनों हासिल है। इसके अलावा मैं आज इस शहर में हूँ, कल उस शहर में हूँ। I don't know what's happening with my life, but ladies and gentlemen, आज का शो बड़ा अच्छा है। आज का शो लॉन्ड्री के बारे में है जी। आज हम आपको बताएंगे अपने शो में कि आपने कपड़े धोने कैसे हैं। वो कपड़े जो आप पहनते हैं और आपको लगता है कि पुराने हो गए 4-5 दफा धुलने के बाद, हम आपको बताएंगे कि आपके वो कपड़े दोबारा से नए कैसे हो सकते हैं। धोने के तरीके क्या होते हैं। दाग धब्बे जब होते हैं तो दाग धब्बों को निकाला कैसे जा सकता है। आपको शिकायत होती है ना कि कपड़ों का कलर निकल जाता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि इवन कच्चे कलर्स जो हैं उनको किस तरह से कपड़ों पे रखा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि लॉन्ड्री किस तरह से की जाती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होंगे। बहुत सारी तालियां फरा के लिए। एक सेगमेंट है जो माही ने किया है, 5 मिनट का वो सेगमेंट है, लेकिन माही को हमने सेगमेंट दिया है जिसे हमने सलूट का नाम दिया है। उस पूरे सेगमेंट का नाम सलूट और सलाम है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में बहुत काम करते हैं लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता कि वो क्या करते हैं। तो हमने माही को धोबी घाट भेजा था और एक्चुअली वहां जैसे कपड़े धुलते हैं माही से वो धुलवाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। माही के लिए बहुत सारी तालियां। ये कम आती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी आती हैं वी लव हर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। और आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुबैदा आपा इज गोइंग टू बी हियर। याद आ गया एक अंतर और। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम बीना तुम दे के जाओ। तड़पती निगाहें सदा दे रही है मेरे पास आओ के तुम लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए। वहां से इशारा हो रहा, ब्रेक ले लो तो ब्रेक ले लो। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर
जिक्र में तू है शामिल, तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, अब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैदा आपा के लिए, बहुत सारी तालियां जुबैदा आपा। सो आई होप कि आपको हमारा ट्रेलर पसंद आया हो। अब तो मैं इसकी डेट अनाउंस, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसकी डेट अनाउंस कर सकता हूँ 24 फरवरी को आप लोग सिनेमा में ज़रूर रास्ता देखने चाहिएगा। ऑनेस्टली हमने इस पर बहुत मेहनत की है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर हमारे पास मतीरा वाला गाना रेडी है तो वो लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं, दिखाई दें। आपको एक आइटम नंबर देखना है, देखना है, दिखाई एक आइटम, 1 मिनट का अगर आइटम नंबर रेडी है हमारे पास, पूछें है हमारे पास है? हाँ लगाइए, जरा लगाइए। मेरी आंखों का ये काजल कर दे तुझको घायल, खनकती जाए जाए रे मेरे पैरों की ये पायल, हो मेरी आंखों का ये काजल कर दे तुझको घायल, खनकती जाए जाए रे मेरे पैरों की ये पायल। मैं तेरी बाबा बच आके मर जाना चानिया, अग पानी दे यार मैं लौड़ा चानिया, अग पानी दे विच यार सजन मैं लौड़ा चानिया, अग पानी दे विच यार सजन मैं लौड़ा चानिया। कोका तेरा लिशका मारदा चुमका, तेरा लैटा मारदा कोका तेरा लिशका मारदा चुमका, तेरा लैटा मारदा All these songs are written and directed by me. The movie is written and directed by me. Written by Shahid Naqvi and myself and directed by me. अब आपको मैं अब जब बात चल रही है उसके बाद हम लॉन्ड्री पे आते हैं। बात चल रही है तो आपको दिल फकीर देखना है। दिल, हमने पूरा गाना आपको नहीं दिखाना, लेकिन 1 मिनट का गाना दिल फकीर। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि राहत भाई ने इसे गाया है और इस गाने को आधा मैंने लिखा है, आधा साजी ने लिखा है। लेकिन आपको दिखाते हैं दिल फकीर तेरे लिए हुआ है। दुनिया की मुश्किल तरीन शूट थी जो मैंने और अबीर ने की है, लेकिन वॉच दिस। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने
24 फरवरी को ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 24 फरवरी को ये फिल्म रिलीज़ है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस फिल्म में जो मेरा पार्ट है, जो मेरे प्रॉफिट्स का पार्ट है, अगर हुआ तो वो एक हॉस्पिटल बनाने में जाएगा। कल ही मुझे ये बात पता चली है। कल हम लोगों ने हिसाब लगाया अपने हॉस्पिटल का, अपनी क्लिनिक का, जो हम चलाते हैं, जो मैं चलाता हूँ साहिल लोधी फाउंडेशन के तहत। 1.5 साल में हमने तकरीबन 17,500 मरीज़ों का इलाज फ्री किया। तो मेरा फिल्म को बनाने का मकसद शोहरत या पैसा हासिल करना नहीं था। पैसा तो खैर इतना नहीं है, लेकिन शोहरत मेरे ख्याल में शायद 2-4 लोग मुझे पाकिस्तान में जानते ही हैं। और लेकिन जहाँ तक इस बात की बात है कि मैंने पिक्चर क्यों बनाई है, ये पिक्चर मैंने सिर्फ एक पर्पज़ के लिए बनाई है कि मेरा हॉस्पिटल 50 बेड का वो बन जाए रोज़ी गोट के अंदर, और उसके बाद इसको मैं रेप्लिकेट कर सकूँ पाकिस्तान के 12, 13, 15, 20, 50 शहरों के अंदर, कि जहाँ मेरी मदर के नाम से ये हॉस्पिटल हो। एंड आई होप कि मेरी मदर अपनी ज़िंदगी में इस हॉस्पिटल को देख सकें, फलते फूलते देख सकें, इसकी चेंज को देख सकें। क्योंकि जब मेरी मदर बीमार होती हैं तो मैं उन्हें लेके आगा खान या किसी बड़े हॉस्पिटल में या सिटी, आई डोंट नो, कोई बड़े जितने भी अस्पताल हैं साउथ सिटी में, वहाँ भागता हूँ। लेकिन जब एक गरीब की माँ बीमार होती है तो वो कहाँ भागेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी वही हों, इलाज भी वही हो। मेरी माँ किसी की भी माँ से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे सबकी माएँ होती हैं वैसे मेरी माँ होती है। तो अगर मुझे अपनी माँ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको अपनी माँ के लिए भी प्रॉब्लम होगा। आइए मिल के इस हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान को बेहतर अस्पताल देते हैं, बेहतर डॉक्टर्स देते हैं, बेहतर इलाज देते हैं। मतीरा का आइटम जो है उससे तुम्हारी आमदनी बहुत हो जाएगी। ये इतना मुश्किल था मैं बताऊं, मतीरा का जो आइटम नंबर है, लेकिन मतीरा ने बहुत कोऑपरेट किया। इसके मेकअप से लेकर लिटरली मैं आपको बताऊं, मैंने मतीरा का ब्रॉन्ज मेकअप खुद अपने हाथों से किया है, हाथों से। आई एम सीरियस, बिकॉज अच्छा मेरे साथ एक अजीब मसला है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मुझे जब तक वो चीज़ नज़र नहीं आए ना, जैसी मैं दिखाना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं दूसरे लोगों पे नहीं छोड़ता, मैं खुद मॉप कर लेता हूँ, मैं खुद। ये जो आप सेट्स देख रहे हैं पीछे लगे हुए, यहाँ पर लाइट्स तक मैंने लगाई हैं। उसका रीज़न ये है कि मुझे चाहिए कि मेरी स्क्रीन ऐसी नज़र आए, जो चीज़ मैं देना चाहता हूँ मुझे वो तो नज़र आए ना। आप लोग 400-500 रुपये देके जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पिक्चर तो लगनी चाहिए, ड्रामा नहीं लगना चाहिए कि आप बैठ के ड्रामा देख रहे हैं सिनेमा के अंदर। सिनेमा में ड्रामा नहीं होना चाहिए, सिनेमा के अंदर पिक्चर होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी लार्जर देन लाइफ। तो वो हमने कोशिश की है। बहरहाल कास्ट के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मसला है लॉन्ड्री का। सबसे बड़ी बात ये, दाग धब्बे दूर होते ही नहीं है। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। दिल के बदनामी के दाग दूर नहीं होते, बाकी हर दाग दूर होता है। नहीं आपा, ये मैं हमेशा आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, इस बात से नहीं करूंगा। क्यों? हमारे मुल्क में तो बदनामी 2 मिनट में दूर हो जाती है। बल्कि आप जितने बदनाम होते हैं उतना ही अच्छा होता है। कभी कभी तो आप बदनाम होकर सदर भी बन जाते हैं। तो हमारे मुल्क में तो जितने, अगर आप हमारे मुल्क में अच्छे और शरीफ आदमी हैं तो आप डर के रहते हैं। एक तो मुंह में जुमला आ रहा है, मैं बोलूंगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लॉन्ड्री पे हम बात करेंगे, बस इनफ। छोटा सा ब्रेक, आपको मिलते ब्रेक के बाद। बात हो रही है कपड़ों की जी, के कपड़े धुलते कैसे हैं। क्या सवाल है जी आपका? सवाल ऐसे। हेलो, बताइए ना, सवाल तो बताइए। ऑफिस के कपड़ों का ही सवाल है। ऑफिस के कपड़े नहीं होने चाहिए? नहीं, ऑफिस के जो हो, हाँ, किस तरीके से और हसीन धुल सके वो। अच्छा, वो हसीन दिख सकें। ऑफिस के कपड़े अपने हस्बैंड के कपड़े? हस्बैंड के कपड़े जी। हस्बैंड के कपड़े, अच्छा। तो उसमें थोड़े बूटे वूटे लगा दें, आप खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, वो बहुत शिकायत है उनको मेरे से, ये वाली। अच्छा, रोज शिकायत है उनको। चलिए जी, मैं दूर करना चाहूंगी जुबैदा आपा के थ्रू आज। चलिए जी, जुबैदा आप बताइए ऑफिस के कपड़े। नहीं देखो बेटा, जो कॉलर होते हैं कमीज़ों के, कफ और कॉलर, वो उमन जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो कमीज़ तो धुल जाती है, कॉलर और कफ नहीं धुलते हैं। तो हमेशा पहले कॉलर और कफ, इस पे आपने डायरेक्ट कोई भी, आप जो वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हैं आप वो लो, पानी में घोलो और थोड़ा सा वाइट बनेगा,
चंद कतरे सफ़ेद सिरका ये डालो और कॉलर पे डाल के कोई भी ब्रश ले लो, ज़रूरी नहीं है कि कपड़े धोने का ही ब्रश हो, कोई भी ब्रश ले लो, उससे कॉलर और कफ अंदर की तरफ पहले साफ़ किया करो, क्योंकि पसीने से वो काली काली लाइनें जमती हैं ना, उससे फिर कॉलर वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होते। पहले ये करो फिर वॉशिंग मशीन में। अच्छा आपा, अगर ब्रश ना लाएं तो कपड़े से भी साफ कर सकते हैं? कपड़े से मैं अगर वो ब्रश से जो अंदर का मैल होता है ना वो साफ निकल जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई सवाल? ब्रश ही ले लो। और कोई सवाल जी? नीचे ऊपर आगे पीछे? जी जी कीजिए कीजिए, हिम्मत कीजिए। पान के दाग कैसे निकलेंगे? क्या क्या? पान के दाग। पान के दाग मत खाएं, नहीं होंगे। पान के दाग हमेशा थोड़ा सा दूध डालें और नींबू से साफ कर लें, साफ हो जाए। दूध डाल के? थोड़ा सा नींबू, दूध लें थोड़ा सा, उसमें नींबू भिगो के उससे साफ करें, पान के दाग बिल्कुल साफ हो जाते हैं। साफ होके फौरन धोने के बाद फौरन इस्त्री। अच्छा आपका क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया कि पान के दाग अगर कपड़ों पे लग जाएं तो कैसे साफ़ होते हैं। पान के दाग जो पिचकारियां लोग मारते रहते हैं दीवारों पे, और नहीं ओके नो, जस्ट अ क्वेश्चन। देखिए, और वो लोगों की दीवारें, फ्लैट्स की दीवारें ख़राब हो जाती हैं, तो क्या उसको वॉश किया जाए या ये दूध में मिला के नींबू के ज़रिए? नींबू और महंगे हो जाएंगे अगर हम दीवार पे दीवार को धोने के लिए मीठा सोडा होता है। There you go. हाँ, मीठा सोडा गीला करके अगर हम दीवार पे लगा दें और उसके बाद उसे साफ करें तो पान के दाग निकल जाए। अच्छा देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, जो लोग रोड्स पे हैं, एक दिन हम ये मुहिम चला सकते हैं कि हम मीठा सोडा लें और उसके ज़रिए कराची की दीवारों को, पाकिस्तान की दीवारों को ज़रा साफ़ करने की कोशिश करें। बेटा, लेट्स सी। सज़ा हो जाएगी, रहने दी। आपा मेरी शादी को 11 साल गुजर चुके हैं, मुझे ऑलरेडी सजा हो चुकी है। हम भी 50 साल से अब कोई सजा दुनिया में मुझे सजा नहीं लगती। तो उससे तो आप बीवी से पूछेंगे ना कि उसको कैसी सजा मिली। उनसे ना पूछिएगा। वो तो जो जुर्म मैंने नहीं भी किए होते वो भी मेरे जिम्मे आ जाते हैं। उनमें एक खास सलाहियत है मेरे बारे में बात करने के लिए। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास सईदा इम्तियाज़ हैं, द वंडरफुल एक्ट्रेस, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट शी एक्चुअली वर्कड विद अस इन दिस फिल्म रास्ता। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सईदा इम्तियाज़। आइए जी। मैं आज इतनी हसीन खवातीन के सामने थोड़ा अनड्रेस सा लग रहा हूँ, अंडर ड्रेस लग रहा हूँ, नॉट अनड्रेस, अनड्रेस सा लग रहा हूँ, थोड़ा अंडर ड्रेस लग रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। यू रिमाइंड मी ऑफ जमाइमा, आई डोंट नो व्हाई। यू डू। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे जमाइमा खान इज हियर। Just because of Kaptan? Just because of the film? Yeah? No, Face-wise not, or just no, because... just overall persona. Oh, really? Yeah. You do remind me of her. Anyways, सईदा के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। अच्छा, तो हम और कोई सवाल? पान के दाग था जी आपका सवाल। आपा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बकरीद पे जो खून के धब्बे लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर, जेंट्स के, वो धब्बे किस तरह हटा सकते हैं? किसके धब्बे लग जाते हैं? खून के जो धब्बे लग जाते हैं ना जेंट्स के। जी तो जी। किसे मार के आते हैं? बकरे के? जी, वो कुर्बानी वगैरह जो करने जाते हैं, बिल्कुल सही उनके दाग धब्बे किस तरह हटा सकते हैं? खून के दाग धब्बे, अब तो अगर काम आप कर रहे हैं बकरीद के ज़माने में, जैसे आपने पूछा है। एक बात मैं कह दूं, एक बात, अगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं तो आपके खून के धब्बे वैसे ही खत्म हो जाएंगे, चाहे आपने गुजरात में कुछ भी किया हो। एक तो बेटा हमेशा जब भी बकरीद का काम किया करो ना, हमेशा अपने कपड़ों के ऊपर एक एप्रन ज़रूर बांधा करो ताकि उस चीज़ों से बची रहो। अगर इस्तेफाक भी लग रहे हैं तो खून के धब्बे, पसीने के धब्बे बोरिक पाउडर और ग्लिसरीन से जाते हैं। अच्छा, चले जाते हैं? हाँ, खून के धब्बे, उसके ऊपर तुमने ग्लिसरीन ली थोड़ी, उसमें बोरिक पाउडर मिलाया और लगा दिया, और कोई आप 15 मिनट को छोड़ दो, उसके बाद धो। और धोने, हमेशा जो भी धब्बा धोने के बाद फ़ौरन इस्त्री कर लो,
वरना वो आउटलाइन बन जाती है तो फिर नहीं जाता। अच्छा एक काम कीजिए, जरा बोरिक पाउडर और ग्लिसरीन ले आइए और थोड़े खून के धब्बे भी, कबूतर का खून लगाना वो लगा दो, ताकि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा सके। देखें नहीं देखिए एकदम नहीं जाएगा, उसके तो आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है ठीक उसको है, वो मैं बता रही हूँ, आप करके देखिएगा और साहिर को बताइएगा कि चले। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। एक टेलीफोन कॉल है अभी आपकी, और भी कॉल्स लेते हैं जिसके सवाल हैं, सबके सवालात आपा जवाब देंगी। और ऑफ कोर्स हमारे अभी जो एक्सपर्ट्स हैं फरा हैं और उरूज हैं, वो आपको करके भी दिखाएंगे बहुत सारी चीजें। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मिसेस वकास, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? हेलो जी हेलो जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है जी हमारे यहाँ भी। आप बताइए क्या सवाल क्या है? मैं कब से आपके इसमें कॉल कर रही हूँ, शो में मेरी एक तो कॉल ही नहीं मिलती इधर। चलें ये तो हम सबका मसला है, मैं भी कॉल करता हूँ मेरी भी नहीं मिलती। बताइए आपा हमारे साथ हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? उरूज से पूछना चाहेंगी, फरा से पूछेंगी, माही से पूछेंगी या सईदा से पूछेंगी? क्या सवाल है आपका? ये मैंने बच्चों के गर्म कपड़ों के बारे में पूछना था, इन पे बुर आ जाती है। अच्छा ओके, गर्म कपड़ों पे। ठीक है जी। और दूसरा ये मेरा छोटा बच्चा है, जुबैदा से मैंने पूछना था, इसको ना रेशा बहुत ज्यादा हुआ है, इसके बारे में पूछना था। मैं ये लॉन्ड्री का सवाल नहीं है तो बीमारी का सवाल है, मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ तक रोए का सवाल है, जैसे बुर आ जाता है गर्म कपड़ों पे, उसके लिए या लॉन के कपड़ों पे भी बुर आ जाता है धोने से, तो हमेशा धोने के बाद कभी आप उसको निचोड़ेंगे नहीं, आप उसको धोएंगी उल्टा करके आप धोएं, और उल्टे ही करके आपने एक बाटी में पानी लिया और उसके अंदर आपने 1 चाय का चमचा या आधा टेबल स्पून बोरिक पाउडर डाला और ऐसे करके आपने डिप किया। डिप करके बगैर निचोड़े झटक के उल्टा करके सुखाए ना कपड़ा। अच्छा, और कभी भी गर्म कपड़े जो धोते हैं कभी भी रस्सी पे ना लटकाएं, फ़ौरन उसको नीचे चादर बिछा के उस पर फैलाएं। जब वो ज़रा से हल्के सूख जाए तो फिर आप उनको लटकाएं, तो वो शेप सही रहती है। वरना हम धो के लटका देते तो वो स्वेटर जो है वो ओवरकोट बन जाता है लटक के, इतना लंबा हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें। और बोरिक पाउडर से रुआ नहीं आता, बुर नहीं आता, ना लॉन में ना। अच्छा, वो कह रही हैं कि उनका रेशा भी है बच्चे को। मुझे खुद इतना रेशा हो रहा है। आप एक काम कीजिए, 1 प्याली सरसों का तेल लें, उसके बाद आपने डालना है 4 जवे लहसुन के बगैर छिले हुए, और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और चंद दाने अजवाइन के। ये सब सुन लें जिनके बच्चे हैं, उसको इतना पकाएं कि लहसुन स्याह हो जाए। उसके बाद उसे ठंडा करें, छान के रात में बच्चे के सीने पे और पसलियों पे अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करके आपने तलवों के ऊपर विक्स लगानी है और बच्चे को करवट से सुलाएं। आप देखिए बच्चा कितने आराम से सोएगा और सब रेशा साफ होगा। और आप ये अमल तब करें जब आपके बच्चे हों, वरना बच्चे होने का इंतज़ार करें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब आ गए क्या? अच्छा, आप लोग नवाज शरीफ साहब के लिए ज्यादा शोर करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। पहले नवाज शरीफ साहब। आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब 1। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े आदमी का नाम ले रहा हूं, शोर कीजिए, साहिर लोधी। बस 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 चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे यकीन है जिस तरह से तुम शोर मेरे आने पे कर रहे हो, मेरे जाने पे से ज्यादा करोगे। चुप हो जाओ।
इसी धोखे की वजह से तो मैं पॉलिटिक्स में आता नहीं। जितना शोर करके लाते हो उससे कहीं ज्यादा शोर करके फेंकते हो। तो शो करते करते उस बच्ची ने बोला कि ज़ुबैदा पर एक बहुत बुरी खबर आई है, फिल्म स्टार हबीब का इंतकाल हो गया है। तो वो जो कोऑर्डिनेटर थे वो समझी, वो खबर नहीं सुनी उन्होंने और इशारा कर दिया तालियां बजाने का। सब ने तालियां बजाई। हाँ, इंतकाल की खबर। अच्छा आपा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कपड़ों के ऊपर बोर आ जाता है उसको रेजर से भी साफ करते हैं। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। खराब हो जाता। अच्छा, ये आपने देखा नहीं है, आपके हस्बैंड करते हैं, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। आदमी लोग अक्सर हम लोगों को कुछ और पता नहीं होता ना, तो रेजर से निकालने लगते हैं। कपड़ा खराब हो जाता है। हमें लगता है कि कपड़ों को भी शेव करनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा जी, फराह आप जाइए और हमें बताइए कि आप क्या करने वाली हैं। साथ साथ टेलीफोन कॉल्स हैं, कुछ वो लेते हैं। पहली टेलीफोन कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? साहिब भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी साहिब भाई बहुत अच्छा शो है, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है हमेशा की तरह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्रॉब्लम ये होती है साहिब भाई के कपड़े धुल जाते हैं, खुशबू नहीं आती। तो ये ज़ुबैदा आपा से पूछिए, मुझे बताएं कि कपड़ों में खुशबू लाने के लिए धुले हुए कपड़ों में क्या करना चाहिए। जी बेहतर बेहतर जी ज़ुबैदा आपा। देखिए, खुशबू लाने का सवाल तो ज़ाहिर है कोई चीज़ तो डाल नहीं सकते, लेकिन हमेशा अलमारियों में होता क्या है, हम जब कपड़े रखते हैं तो सीलन आ जाती है। ठीक। वो सीलन आप 100 दफ़ा भी कपड़े धोएंगे, उस सीलन की बू कपड़ों से नहीं जाएगी। हमेशा अलमारियों में आजकल के ज़माने में जैसे ये नमी बहुत आ रही है, अलमारियाँ खाली करें, कपड़े आप पंखे के नीचे या धूप में डालें और अलमारियों में लौंगे थोड़ी सी और नीम के पत्ते ये डालें। डाल के आपने कोई पुराना कपड़ा बिछाया और फिर आप कपड़े रखेंगे तो आपके कपड़ों में कभी सीलन की, क्योंकि सीलन की बदबू आप 10 दफ़ा भी धो लोगी तो नहीं जाएगी। आप सीलन नहीं होती, कपड़े फ्रेश रहते, चाहे गर्म कपड़े हों। और जो रेशमी कपड़े हैं उनको आप जब पहनती हो बेटा तो हमेशा पहले परफ्यूम लगाओ। परफ्यूम लगा के 5 से 10 मिनट जार करके फिर कपड़े पहनो। कभी कपड़ों के ऊपर परफ्यूम नहीं लगाओ, धब्बे भी लगते हैं और काम भी काला हो जाता है। अच्छा जी, फराह आप जरा बताइएगा क्या कपड़ों के बहुत सारे मसले हैं। दाग धब्बे बड़े लग जाते हैं, ऑयल के धब्बे लग जाते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऑयल के धब्बे लग जाते हैं, बहुत सारे चिकने मसालों के केचप के धब्बे लग जाते हैं और फिर वो धोने से फैलते जाते हैं, वो जाते भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला होता है। कुकिंग कर रही हैं या फिर हम खाना खाते खाते या फिर हमारे घर में जो बुजुर्ग अफराद हैं वो खाना खा रहे होते तो गिर जाते हैं इनके कपड़ों पे, तो वो फिर वो निकलते नहीं है। तो उसका मैं आसान सा आपको टोटका बताऊंगी कि आपने जहाँ पर आपका ये धब्बा लग गया, ऑयल का चिकना धब्बा या केचप का धब्बा या किसी चटनी का धब्बा, आपने वहाँ धोने से पहले सबसे पहले आपने टेल्कम पाउडर जो लगाते हैं हम गर्मियों में यूज़ करते हैं वो आप इसके ऊपर छिड़क दे थोड़ा सा। टेल्कम पाउडर? जी टेल्कम पाउडर, जी बिल्कुल। ये मेरे पास टेल्कम पाउडर भी रखा हुआ है, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हो आप वो ले लें, चाहे बच्चों का ही क्यों ना हो। वो छिड़क के थोड़ी देर रख दें। उसको रखने के बाद आप केचप के धब्बों की बात केचप का धब्बा, ऑयल का धब्बा, घी का धब्बा, कोई भी चिकना धब्बा, चिकनाहट जो लग जाती है, ग्रीस का धब्बा, जो भी धब्बा जो चिकना होता है, जो फैल जाता है। तेल का भी धब्बा हो सकता है। तेल का भी धब्बा हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो कपड़े हमारे पास हैं इनमें से मैं किसी को यूज कर सकता हूँ? मुझे हाथ के इशारे से बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट। यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? ओके, लेट्स टेक दिस। दिस इज समथिंग, आई थिंक अ शर्ट। यस, इट्स अ शर्ट। और फर्ज कीजिए कि इस पे हम हल्का सा कोई धब्बा लगा, ये तेल का धब्बा लगा देते हैं। फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए ये शहद है जी, तेल नहीं, ये लगा रहे हैं। ठीक है, फर्ज कीजिए कि हमने इस पे धब्बा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ऐसा धब्बा कर दिया हमने, जैसे ये बुरा हो गया है। ठीक है, ये मेरे पास टेल्कम पाउडर है, ये मैंने इस पे छिड़क दिया। फौरन से आपने उतार देना है और इसको आपने छिड़कना है। या फिर आपको याद नहीं आता, आप कहीं शादी में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, आपने देखा वो मेरे तो कपड़े खराब हो गए, आपने वो निकाले, इसको टेल्कम पाउडर छिड़क के बस इतना सा छिड़कना है, ठीक, ज़्यादा नहीं छिड़कना। इसको थोड़ा सा झाड़ देना है। ये करने के बाद आपने इस पे गर्म इस्त्री लगानी है। आप इस्त्री लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ज़रा ज़रा से धब्बे रहेंगे तो फिर आपने क्या करना है, लेमन लेकर, नींबू लेकर इसके ऊपर रब कर देना है। तो ये आपका धब्बा बिल्कुल ये अभी से गायब हो गया, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। देखिए
इसको इस्त्री करने की जरूरत ही नहीं है। आपको Oh, कहीं wow. से इसका धब्बा कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसकी लाइंस स्लो भी करें नहीं ताकि नजर आ आएगी। सके, नजर आ सके। इसको उठा के दिखाना भी पड़ेगा ना। ठीक है, इसको रब करना है हल्का हल्का सा, बस ये इतना सा टोटका था, बहुत आसान सा। दोनों चीजें आपके घर में अच्छा होती जी, है, बड़ी talcum powder भी होती बड़ा है। कमाल टोटका बताया है कि जब आप पे कोई दाग धब्बा ऐसा लग जाए आपके कपड़ों पे जो केचप का हो या तेल का हो, तो आपने उसको फैलाकर उस पे आपने टैल्कम पाउडर डाल देना है। टैल्कम पाउडर डालने के बाद उसको इस्त्री करना है हल्का सा, और जब उसके बाद उसको हटा लेना है। जब आप हटा लेंगे तो दाग धब्बा तकरीबन जा चुका होगा। जो रिमेनिंग धब्बा है उसको नींबू से मसल दीजिए और वो भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये साफ हो चुका है, ये धब्बा दिखा सकते हैं आप कैमरे में। अब इसको वॉश कर लें पानी से, किसी भी वॉशिंग पाउडर से आप वॉश कर लें, ये कहीं से भी धब्बा आपको नजर नहीं आएगा कि ऑयल लगा था इसके ऊपर। अभी हमने फ्रेश आपके सामने लगा के दिखाया। और बहुत ज़्यादा गहरा आपका धब्बा है तो आप इसके ऊपर इस्त्री लगा दें, आयरन कर लें बहुत तेज़, तो गहरा धब्बा भी चला जाएगा, पुराने धब्बे भी चले जाएंगे, तो ये आपका फ़ौरन से झटपट साफ होने वाला है। और आज एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपका नाम? मिसेस नवीद मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक है मिसेस नवीद? जी जी बिल्कुल ठीक। मुझे जुबैदा आपस से ये जानना है कि ना लीलन के कपड़ों पे चाय के दाग लग जाते हैं। ठीक है। किसके कपड़ों पे? लीलन के कपड़े। लीलन के कपड़ों पे। लिनन के कपड़े। लिनन के कपड़े, ओके ठीक हाँ है। जी। चाय तो उन पे ऑयल के दाग, चाय के दाग तो हटते नहीं हैं। मैंने कितनी कोशिश कर ली लेकिन वो हटते नहीं है। चाय के दाग भी फैल जाते हैं और ऑयल के दाग भी। प्लीज आप ये मुझे बताएं। ऑयल का तो आपको अभी फरहान ने बताया, बहुत अच्छा। और चाय के दाग या कोल्ड ड्रिंक के दाग, दोनों दाग जिस वक्त चाय गिरे, चाहे वो आपको एक हफ्ते बाद याद आए कि इस पर चाय गिरी हुई है, आपने नमक डालना है और बर्फ़ मलना है और फिर धो लें। कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों के दाग सिर्फ नमक और बर्फ़ से निकलते हैं। चलिए जी, नमक और बर्फ़। हाँ, चाय के दाग पे नमक डाल के बर्फ़ मल लो और धो लो, और उसके बाद साफ हो जाते हैं। निकल एक काम करें, जरा एक कपड़े पे चाय का दाग लगाएं, बर्फ लेके आएं और नमक लेके आएं। अभी मैं थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन पे बिलीव करता हूं कि वो डेमोन्स्ट्रेट हम करके दिखाएंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो जुबैदा आपा सदियों से बता रही हैं, हमें बता रही हैं, और मेरे ख्याल में इनका जो इल्म है उससे पूरे पाकिस्तान ने इस्तेफादा हासिल किया। आज तक प्रैक्टिकल करके बताया, लोगों ने तारीफ़ कर दी कि चला गया हमेशा। लेकिन होता क्या है कि इंतज़ार करना पड़ता है तो प्रोग्राम में वक्त थोड़ा अच्छा, होता है। ओके। तो ये होता है कि मैंने कभी किया नहीं, लेकिन 22 साल हो गए, आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि किसी ने ये नहीं कहा जुबैदा आपा आपके टोटके ने काम नहीं किया, गलत हो गया। नहीं आपा, आपकी वजह से, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ऑनेस्ट फीलिंग बता रहा हूँ अपनी। आपकी वजह से जो नॉलेज हमें मिली है, जो नॉर्मली ऐसे टेलीविज़न पे शेयर नहीं हो सकती थी, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये सारे शोज़ करना शुरू किए हैं। मेरे ख्याल में यू आर अ ट्रू लेजेंड, ऑनेस्टली यू आर अ ट्रू लेजेंड। आपने वो तमाम बातें, वो तमाम नुस्खे जो हमारी नानी दादियाँ किया करती थी और बेहतर वही किया। बताते हैं जो वो लोग अब एक टोटका बहुत अच्छा है, आप सब लोग, क्योंकि चीज़ें खोती रहती हैं, मिलती नहीं है, परेशान होती हैं खातून खाना किधर चली गई, चाहे वो 6 महीने से खोई भी हो। आपने सिर्फ दीवार पे इस उंगली से छूना नहीं, दीवार को इशारे से 7 8 6 लिखें, 7 8 6, या मूसा या कलीमो। 6 महीने पुरानी चीज़ आपकी नज़र के सामने होती है। Really? हाँ, कोई भी चीज़, और जब मिल जाए चीज़ तो आप उसी जिस जगह आपने इशारे से लिखा था उस जगह इशारे से मिटा दें। That's it. लोगों को कचरे में से उनके मोबाइल मिले। माय गॉड, आप लोगों को पता चल गया कैसे लिखना है? 7 से 8 6, या मूसा या कलीमो या कलीम या कलीमो या कलीमो, बस ठीक है। ये लिखे आप। मगर ये अलमारी में ढूंढ के लोग परेशान हो जाते। जद्दा में एक साहब थे, उनकी नौकरी ख़तरे में पड़ गई थी, फ़ाइल नहीं मिल रही थी। उन्होंने लिखा, कह लेंगे बीबी मैंने कोई 50 दफ़ा अलमारी छानी, मुझे फ़ाइल नहीं दिखी। मैंने लिखा, मैंने अलमारी खोली, फ़ाइल सामने थी। और लड़के जितने वहाँ बैठे ना सोच रहे हैं यार मैं घर जाके घर की दीवार पर अगर लिखूँ ये तो क्या मुझे कटरीना मिल जाएगी? तो
तो वो तुम्हारे घर में नहीं खोई, इसलिए मिलने वाली नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। भी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी। तुझसे मैं दूर हूँ, कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल्स हैं, लेकिन उरूज तुमने क्या करना है इस वक्त? मैंने आप लोगों के लिए एक स्टेन रिमूवर बनाया है, एक कपड़ों को नरम करने का तरीका। कपड़ों को नरम करने का तरीका, बिकॉज काफ़ी धोने के बाद अक्सर कपड़े सख्त से हो जाते हैं ना,
एंड देन फैब्रिक सॉफ्टनेस अक्सर बच्चों की और जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, यू वर सेइंग आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उसको अक्सर डिटर्जेंट्स डैमेज करते हैं, स्पेशली छोटे बेबीज जब होते हैं। तो आप अपना खुद स्टेन रिमूवर बना सकते हैं, एसेंशियली डिटर्जेंट, जो कि तंग नहीं करेगा। तो हम उस पे भी जाते हैं, एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं। अच्छा, कपड़ों में चमक कैसे लाई जाए? स्टेन रिमूवर से। ओके जी, ओके, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, हमारी इतनी मुश्किल से कॉल लगी है टीवी पे। चलिए, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। इकरा बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कपड़ों पे दाग लगे हैं अनार के। अनार के दाग? अनार के दाग कैसे जाते हैं? और काले तेल के। और किसके? काले तेल के, जो इंजन में तेल होता है ना, उस काले तेल इंजन के? तेल का तो बताया। इंजन के और अनार के दाग जो है वो कैसे जाएंगे आपा? देखिए, फलों के दाग जो लगते हैं अनार के या आम के या किसी भी चीज़ के, वो एक चीज़ होती है चौकिया सुहागा कहते हैं उसे, जो पंसारी की दुकान से मिलती है। उसको आप गीला करके उसको लगाएं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप धोएं तो वो दाग चला जाता है। चौकिया सुहागा? चौकिया सुहागा होता ठीक है। उसके बाद आपने जो डीजल के ये जो तेल के दाग लगते हैं, ये होता है एक तारपीन का तेल मिलता है, टर्पनटाइन ऑयल जिसे कि हम कहते हैं। वो एक चाय का चम्मच लें, उसको गरम करें। गरम करके आपने रुई के ज़रिए उस धब्बे पे लगाना है, थोड़ी देर को छोड़ दें। उसके बाद अच्छे से वॉशिंग पाउडर से धोएं, इस्त्री कर लें, निकल जाता है। तेल के दाग भी निकल जाएंगे और अनार के जो धब्बे भी ग्रीस के निकल दाग लग जाते हैं, वो तारपीन का तेल जो होता है उसको गरम करते हैं, गरम करके रुई के ज़रिए उसको मलते हैं, थोड़ी देर छोड़ के फिर धो लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल तो नहीं है, आपका सवाल है? जी 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 जी, बोलिए बोलिए। हेलो, वो भाई मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि 5 साल हो गए मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे मोरों में तकलीफ़ है। अच्छा। आपने बताया कि मेरा हॉस्पिटल है, तो मैं आप इलाज कराना चाहती हूँ कि मैं चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो आपके अस्पताल में आ सकती हूँ? आप ज़रूर आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। लेकिन हमारा हॉस्पिटल अभी इस तरह से इक्विप नहीं है कि जहाँ आपका इलाज हम कर सकें। अल्लाह करे। मुझे मोरों की तकलीफ। जी जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मेरे पास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इमरान हैं और वो मेरे बहुत निजी दोस्त हैं। तो आप ज़रूर अपना नंबर हमें दे दीजिएगा, हम आपको डेफिनेटली उनकी क्लिनिक भेज वो जिसको माली हालात वैसे नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। कोई आपसे कोई, आप बस अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है? हम उसकी टेक केयर कर लेंगे। थैंक यू। जी उरूज बताइए। और तो कोई कॉल नहीं है, हम पहले उरूज की तरफ चले जाएं। फाइनली कुछ करके दिखाइए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कुछ। हम उधर जाएं? आइए जी, आइए, बिल्कुल आइए। सईदा, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या करने आई हुई हो? इधर आओ, इधर आओ, उठ के आओ। भाई तुम भी आओ। और नहीं तो क्या, वहाँ पर बैठे हुए इत्मीनान के साथ, कोई तुम लोगों ने काम वाम नहीं करना। तुम लोगों की कभी शादियाँ तो होंगी ना? धोने पड़े तो क्या करेंगे? फिर ऑफ कोर्स आइए। अच्छा, पहले हम बनाते हैं डिटर्जेंट सेंसिटिव स्किन लोगों के लिए। ठीक है। हम क्या बना रहे हैं? हम बेसिकली छोटे बच्चे जो होते हैं वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कपड़ों में चमक भी आ जाएगी। अगर आप अपने कपड़ों को डिटर्जेंट से धोने के बाद, उसके बाद अगर आप इसके साथ एक दफ़ा फिर से धो लें तो ब्राइट हो जाएंगे, चमकदार। तो कपड़ों में चमक के लिए जी ये बना रहे हैं हम, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें डाल रहे हैं सिरका, ठीक है। ओके। अच्छा, सिरका कोई भी हो? सफ़ेद सिरका। सफ़ेद का तो ज़्यादा अच्छा है ना? वाइट सफ़ेद सिरका जो सबसे सस्ता सिंथेटिक होता है, सबसे सस्ता होता है, एसेटिक एसिड इसको बोलते हैं, सबसे सस्ता सिरका, ठीक है। ये डाल रहे हैं तकरीबन 8 टेबलस्पून्स, ठीक है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ये डिश वॉशिंग लिक्विड होता है, ठीक है, ठीक है। सो जस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड हो सकता है? लिक्विड, हाँ, कोई भी हो सकता कोई है, भी ले सकते, ठीक है, कोई भी, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड पड़ी है थोड़ी सी। अच्छा, इसके अंदर आप डाल दें 2 टेबलस्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी। अगर आप जाके बोलें हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए तो आपको दे देंगे। इससे जो टफ स्टेन्स होते हैं, अक्सर छोटे बच्चों को गिरते विरते हैं, उनको ग्रास के लग जाते हैं, मैल लग जाती है कपड़ों पे। बच्चों के लिए घास का स्टेन जो है वो बड़ा बड़ा वो होता है, वो नहीं जाता, नहीं जाता, एग्जैक्टली। और छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जूते उतार के आपने देखा जुराबों के अंदर चल रहे होते हैं, तो उनकी माएँ जुराबें उनकी देख के, मतलब मेरे दिल से पूछें, जब मैं अपनी बेटी की जुराबें देखती हूँ रोना
आता है, बिल्कुल काले रंग की जुराबें होती हैं और वो धुलती नहीं है। तो थोड़ी देर इसके अंदर सोक कर दें, उसके बाद रब करें, पानी से रिंस कर लें और ये चले जाएंगे इंशाल्लाह। ओके दैट्स इट। तो आपने 2 चीजें इसमें डाली हैं। आपने इसमें व्हाइट विनेगर डाला है, तीन चीजें, सफेद सिरका डाला है, वो डाला है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड जो है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 टेबलस्पून एंड दैट्स इट। उसके अंदर आप अगर उसमें सोक कर लेंगे तो चले जाएंगे सारे के साथ, और उसमें चमक आ जाएगी कपड़ों में कपड़ों में चमक लाने का सबसे आसान तरीका जो है वो भी आपने सीख लिया है कि सफ़ेद सिरका लीजिए और उसके अंदर आप डिश वॉशिंग लिक्विड डालिए, कोई भी जो आपके घरों में होता है, इट कुड बी एनी ब्रांड, वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद उसके अंदर 2 टेबलस्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें और उसके अंदर कपड़ों को सोक कर दें। जब बाहर निकालेंगे और सुखाएंगे तो कपड़े जो होंगे वो उसको रिंस करना है इसके बाद। हाँ जी, पानी के साथ रिंस करना। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वो घर जिनके पास वॉशिंग मशीन है उसके अंदर हमने ये जो सॉफ्टनर बनाया था ये हम डालने वाले हैं, यानी कि इन कपड़ों की चमक और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसमें हमने पानी ले लिया, ज़रा दिखा दीजिए फराज, आगे आ जाओ ताकि लोगों को पता, आगे आ जाए ताकि पता चल सके लोगों को कि एग्जैक्टली इसके अंदर पानी वगैरह मौजूद है। और हम एक्चुअली ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें डाली हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है, साथ सिरका डाला है और डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो डाला है। इसको हमने इस तरह से इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ी देर के लिए हम तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको 2 वे साइकिल पे रखेंगे। और इसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया, कितने ले सकते हैं हम? 2-3 ले सकते हैं, ज़्यादा ले लीजिए। और हमने ये कलर्ड कपड़े यूज़ किए हैं और एक कलर्ड कपड़े हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको इनकी चमक के बारे में पता चल सके कि किस तरह से। और डाल सकते हैं, ठीक है जी, ये डाल दिया, दैट्स इट। उसके बाद मैं इसको कवर कर रहा हूँ और यहाँ से हम शुरू कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि ये कपड़े धुलने शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसका झाग बनना बहुत शुरू हो जी, गया है। झाग बनना आपने बहुत कम क्वांटिटी में डाला था लेकिन उसके 2-3 रीजंस हैं। एक डिश वॉशिंग लिक्विड है इसके अंदर, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। हम इसको बंद कर देते हैं। आपा, एक बहुत क्विक सवाल है आपसे, ये जो ख़वातीन और मर्दों के पसीने की बू होती है ये भी कपड़ों के अंदर सीप कर जाती है? नहीं, आपने कुछ किया ना, हाथ लगाया? नहीं, हाथ नहीं लगा। हाथ लगाया आप लोगों ने, बैठ जाइए जाके। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से कपड़े धुल जाए। नहीं, उसके बाद मुझे कुछ और भी करना है। आपको एक बहुत खास चीज़ दिखाने वाला हूँ और आप लोग सच में बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। जी, पसीने की स्मेल देखें, मर्दों को तो आती है, वो भी बुरी लगती है, लेकिन औरतों में बहुत ख़राब बात होती है। बिल्कुल, औरतें शादी की महफिल में या कहीं बैठी हों तो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे अच्छी चीज़ है, आप जब भी सुबह नहाएं, नहाने के बाद आधी बाल्टी पानी लें, उसके अंदर एक चुटकी भर, एक आधा चाय का चम्मच फिटकिरी का पाउडर, फिटकिरी, और एक चीज़ पान वाले के पास मिलती है जिसे हम पेपरमिंट कहते हैं जी, 1 क्रिस्टल पेपरमिंट का डाल दें, उससे अपने आप को रिंस करें। नहाने के बाद उससे पानी से रिंस करें अच्छी तरह, अंडर आर्म्स वगैरह, हाथ पैर सब रिंस करें। रिंस करने के बाद 1 मग पानी लें, उसमें चंद कतरे इतर हो, यूडिक्लोन हो, सस्ता से सस्ता इतर हो, आपने 2 कतरे डाले उस पानी में, मग में, उससे अपने आप को रिंस कर लिया। आपने बदन खुश किया। और कभी गर्मी में कोशिश करें टैल्कम पाउडर ना लगाएं, पसीने से टैल्कम पाउडर जमता है, उससे और स्मेल आती है, इससे होता है कि पसीना भी नहीं आता है। और आप जब तैयार होकर बाहर निकलेंगी तो ज़रूर कोई ना कोई गाएगा, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे से। अब ये तो जो हमने आज आपको बताया, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये मेरा मैसेज है और आज से ये मैसेज शुरू हो रहा है। ये तो आपने देखा कि घरों की ख़वातीन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, इन्होंने आपको बताया। आप जैसे लोग घर के अंदर बैठ के हस्बैंड के लिए काम कर रहे हैं, बेटे के लिए काम कर रहे हैं, भाई के लिए काम कर रहे हैं, बहन के लिए, बेटी के लिए काम कर रहे हैं, कपड़ों से रंगत उसकी निखार रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो एक अनसंग हीरो है पाकिस्तान का, और वो है एक धोबी। आज भी धोबी किस तरह से काम करते हैं, किन उम्रों में काम करते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। माही को मैंने सेलेक्ट किया था कि माही इस सेगमेंट को होस्ट करें। इस सेगमेंट का नाम है सलूट सलाम। तो आइए प्लीज़ देखते हैं। हम धोबी घाट गए और धोबी घाट में आप
ज़रा वो शक्लें देखिएगा, वो उम्रें देखिएगा और वो मेहनत देखिएगा। ये मेरा पाकिस्तान है। वॉच दिस। आज जहां मैं आपको लेकर आई हूँ, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हर तरह का मुश्किल और मजदूरी वाला काम करते हैं ताकि हम आराम से रह सकें। लेकिन इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कितना मुश्किल इनका ये काम होता है और कैसे ये मेहनत और बहादुरी से इन सब का सामना करते हैं। हाय, मैं हूँ माही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धोबी घाट पे। धोबी घाट की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, फिर भी वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। कुछ कपड़े लेकर आई हूँ जो मैं आज यहाँ पे धोऊंगी। चले अंदर चलते हैं। फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने कभी कपड़े नहीं धोए। इरफान मुझे बताएगा कि कपड़े कैसे धोते हैं। जी इरफान। जी, आपको कपड़े धोने हैं? जी। आप इसको खोलें। आप इसमें से वाइट कपड़े अलग कर दें और रंगीन कपड़े अलग कर दें। ओके। फिर आप इसके अंदर ये डालें। ये कितना डालूं? थोड़ा सा डाल लें, थोड़ी आधी मुट्ठी डाल लें। सारे कपड़े धोने इससे पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। एक एक करके डालूं या सब साथ? सब एक साथ डाल। कितना मुश्किल है, आप लोग कैसे कर लेते हैं काम? बस आदत हो गई रोज करने का। फाइनली कपड़े धुल गए ना, अब तो सुखाने हैं सिर्फ। काम खत्म? जी नहीं, अभी वहाँ पे और काम है, आप वहाँ चलें। अभी और काम है? बहुत भारी है। अब क्या करना है? आप यहाँ पे आए, अंदर आए। 2-3 कपड़े एक साथ मिला के निकालें। नहीं, रुके, आप गलत कर रही हैं। ऐसे नहीं देते, ऐसे यूँ करके उसको भी यहाँ पर। वैसे कभी किया तो नहीं है, पर इसमें गुस्सा निकाल सकते हैं। मज़ा आ रहा है। मैंने कभी कपड़े धोए नहीं, पर अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों का काम मुझे अच्छा लग रहा है। क्या आप मुझे पार्ट टाइम जॉब देंगे? खत्म? अब काम खत्म हो गया ना? नहीं, बस थोड़ा काम बचा, बस उसको साफ पानी में खंगालेंगे, उसके बाद खत्म हो मुश्किल तो नहीं है ना? जी नहीं, मुश्किल नहीं है। चले चलते हैं। भिगो इसके अंदर? जी। अब इसको ऐसे निचोड़ के, इधर स्टार्ट में हमने किया था, ऐसे निचोड़ो उसको। अच्छा। फाइनली ये वाले कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए। अब जो छत पे कपड़े पड़े हैं मैं उतारने जा रही हूँ। फाइनली अब मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम किया है। बाय। धोबी घाट में यहाँ काम करने वालों के साथ गुजारा सुनकर तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि इस काम में कितनी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। ये लोग बरसों से यही काम कर रहे हैं ताकि हम साफ और उजले कपड़े पहन सकें। हम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में इनके करीब से गुजर जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि रुक के इनके बारे में जानें, इनकी मेहनत पर तारीफ़ करें या इनके मसाइल जानें। इनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने गम, अपनी खुशियाँ और अपने मसाइल। इनकी मेहनत और ईमानदारी और खुलूस से मेरे दिल में आज इन लोगों के लिए और भी इज़्ज़त बढ़ गई है।
मैंने इनके साथ वक्त गुजारा, इनसे बात करके यही सीखा कि ये हमारी दोस्ती और हमारे तवज्जो के हकदार हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से इनको सलाम पेश करती हूँ। और अब इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आज बहुत मुश्किल तरीन दिन था मेरे लिए। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये मुश्किल तरीन दिन क्यों था ये आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दिन है। आज के दिन आपने मशरक़ी पाकिस्तान खोया था, सुकूत ढाका हुआ था। साल था 1971 का, और आज ही के दिन 2 साल पहले APS में बच्चों को शहीद किया गया था। उस रोज मैं वहां मौजूद था, और उस रोज मुझे याद है, मैं समा में था उस वक्त। हमें जब ये खबर मिली तो हम NIBD का एक शो करके निकले थे। NIBD में एक बच्चे का इलाज करवा रहे थे, और वो इलाज हो गया था, पैसे जमा हो गए थे, तो हम सब बहुत खुश थे। मैं अभी घर पहुंचा था, उसके बाद मीटिंग थी कि हम 2 बजे मिलेंगे। मेरे पास अली का कॉल आया, और अली ने कहा कि साहब भाई टीवी खोलें, कुछ हो गया। जब मैंने टीवी खोला तो वो हादसा हमारी नज़र के सामने से गुजर रहा था। हमें पता था कि करना क्या है। मैं फौरन पहुंचा। इट वॉज मी, करम एंड अली। वी डिसाइडेड कि हमको पेशावर जाना है। हमें पेशावर की फ़्लाइट नहीं मिली। हम इस्लामाबाद पहुंचे, और कोहर के आलम में हमने ड्राइव की और हम पेशावर पहुंचे। उसके बाद उस रात को हमने अपने कैमरे बंद कर दिए और लोगों के घरों में पुरसे के लिए गए। अगले दिन सुबह मैं APS के स्कूल गया। वहां से हमने लाइव शो किया, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल से लाइव शो किया। मैंने अंदर जो मंजर देखा वो मैं सारी जिंदगी कभी नहीं भूल पाया। कल के दिन एनीवेज आपको मैं पहले वो फुटेज दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद बात करेंगे। वॉच दिस। 16 दिसंबर 2014, एक रोशन सुबह तारीख दिन में बदल गई। पेशावर में दहशतगर्दों ने बर्बरियत की इंतहा कर डाली। 10:20 FC की वर्दी में मलबूस दहशतगर्द पिछली दीवार से सीढ़ी लगाकर स्कूल में दाखिल हुए और मरकजी हॉल में पहुंचकर फायरिंग कर दी। बाद में क्लासों का रुख किया और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हर सू चीखो पुकार, आहो बका, अफरा तफरी और खौफ फैल गया। इलाका फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा। इत्तला मिलते ही पुलिस और फौज के दस्ते जाए वकू पर पहुंचे और इलाके को घेरे में ले लिया। हमले के 15 मिनट बाद क्विक रिस्पांस फोर्स ने पहुंचकर ऑपरेशन का आगाज किया। दहशतगर्दों और फोर्सेस में मुकाबला जारी रहा, लेकिन इस दौरान कई नन्हे चिराग बुझ गए। इल्म बांटने और नौनिहालों का मुस्तकबिल रोशन बनाने में मसरूफ असातिज़ा भी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई का निशाना बने। स्कूल के अंदर असातिज़ा और बच्चे तो बाहर वालिदैन परेशान और गम से निढाल होते रहे।
दर्दनाक सानहे और दहशतगर्दी के सफाक हमले ने 144 जानें ले लीं। वाकये की जिम्मेदारी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। मासूम बच्चों की कुर्बानी ने मुल्क व कौम को झंझोड़ कर रख दिया और सब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए मुत्तहिद हुए। 2 साल कबल खून में नहाने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल में आज भी इल्म का चिराग जल रहा है, जो बुज़दिल दहशतगर्दों की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। एक नगमा था जो उन दिनों गूंजा था। मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। सुनिए। लेकिन मैसेज सिर्फ यही नहीं था। ये नगमा 2 साल पहले था। हम मिलके भी तो रह सकते हैं। पेशावर ने हमें मुत्तहिद किया और एक नया मैसेज पिछले साल आया। इल्म हमें करीब ला सकता है, हमारी दुश्मनियों को, हमारी नफरतों को प्यार में बदल सकता है। किसी के बच्चे शहीद ना हो। मेरी अपनी एक बेटी है, 1 साल की हो गई है। वो अगर जरा देर को चुप हो तो मुझे खौफ आने लगता है। दुनिया का सबसे भारी जनाजा अपनी औलाद का जनाजा होता है। एक और मैसेज है जो मुझे आपको, हम सबको देना है और किसी भी दुश्मनी को दोस्ती में बदलना, क्योंकि बच्चे किसी के भी हो, बच्चे होते हैं। वॉच दिस।
ये वो मैसेज नहीं था। दूसरा मैंने जो आपको मैसेज कहा है वो प्लीज लगा दीजिए। हमें दुश्मनी को फरोग नहीं देना, किसी भी दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों की हिफाजत करनी है। आप क्या कहती हैं? तुमने कह दी, बच्चे सबके बच्चे होते हैं, सबके बराबर होते हैं। एक मासूम बच्चों की जान लेना कोई बहुत बड़ी दिलेरी का काम नहीं है, ये बुज़दिली का काम है। आप अपने बराबर वालों से लड़ें तो बात है, आप मासूम बच्चों से लड़के अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई है, और अल्लाह करे कभी और ना हो, क्योंकि बच्चे इस कौम के मेमार हैं, इस मुल्क के मेमार हैं बच्चे हमारे। अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी, सेहत, खुशियाँ सब दे। मैं माँओं से भी कहती हूँ कि बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि वो एक माशरे में अपना अच्छा मुकाम हासिल करें। कोई भी माँ एक बच्चे को 1 घंटा क्वालिटी टाइम दे दे, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं करेगा। बस अल्लाह मियाँ सबकी जानों को महफूज रखे। मेरा ख्याल है, आई एग्री विद ज़ुबैदा आपा, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को माँ होने की हैसियत से अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए कि वो हमारे माशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें कि वो ना सिर्फ हमारा नाम रोशन करें मगर हम सबका इंसान होने के नाते नाम रोशन करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सेक्ट से हों, किसी मज़हब से हों, हर तरह के हों। ये वो लोग हैं जिन्होंने किया, उनको तरबियत नहीं मिली ना, उनको तो सिर्फ बंदूक दिखाई गई। इस्तेमाल करो किसी के लिए भी। That's true. I still remember ये एक वाक़या कि मैं किसी को एक्चुअली किसी के थ्रू जानती थी, जहाँ से मुझे पता चला कि जो मदरसाज होते हैं वहाँ कुछ बच्चों को एक्चुअली उठाकर किसी पेशावर की जगह आगे लेकर गए थे ट्रेन करने। तो आई थिंक ये सब थोड़ा सा बंद होना चाहिए। आई थिंक बच्चे, माँ बाप को पता होना चाहिए कि आपके बच्चे मदरसाज भी जब जाएँ तो आपको पता हो कि आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इतना ही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए बच्चों पे, केयर करनी चाहिए। और ये दुख की बात है, बच्चे थे, छोटे थे, बच्चों का क्या कसूर है। बस बच्चे हर घर की रौनक होती है, बच्चों को ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए तो माएँ तड़प उठती हैं। और यहाँ इतना बड़ा जुल्म हो गया तो वो जालिम है बहुत बड़े, जो छोटे बच्चों से मुकाबला करते हैं, उनसे डरते हैं, तो उनके लिए तो बद्दुआएँ हैं। वो अपने बच्चों को देख लें कि उनके बच्चों के साथ क्या होगा, अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन उनको मारते वक्त ज़रा भी वो कांपे नहीं। कितने बड़े जालिम है वो, खुदा के घर भी उन पे अजाब है, दुनिया में भी अजाब है। बहुत बुरा अंजाम हुआ और आगे तक उनकी नस्लों का बुरा अंजाम होगा जो ये काम करते हैं। नहीं, वैसे एक बात है कि आप लोगों के घरों में जो भी बच्चे कुरान शरीफ घर में पढ़ते हैं या बाहर पढ़ने जाते हैं, अगर घर पे भी पढ़ने आते हैं तो माँ का फ़र्ज़ है कि सामने रहे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, कभी अकेला। अल्लाह ताला हमारी दुश्मनियों को दोस्तियों में बदले। अल्लाह ताला पूरी दुनिया की खैर रखे और हम किसी पे भी गोली चलाने से पहले ये सोचें कि क्या होना। पेशावर में एक गली है, पीतल गली। अगले दिन जब मैं वहां से ड्राइव कर रहा था तो मैंने एक दीवार पे एक नोट लगा हुआ देखा, एक दुकान के शटर पे, कि मेरे बेटे की नमाज जनाजा है, वो APS में शहीद हो गया है, आप उस नमाज जनाजा में शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। अगले रोज मैं फिर वहां से गुजरा, उसी नोट के नीचे एक और नोट लगा हुआ था और उस पर लिखा था कि आज मेरे दूसरे बेटे की नमाज जनाजा है और वो APS में शहीद हो गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और हमारी जितनी भी दुश्मनियां हैं, जितने भी इख्तिलाफात हैं, वो बगैर जंग के हल हो। कोई मासूम कभी किसी चीज़ का, किसी जुल्म का, किसी तशद्दुद का, किसी बर्बरियत का निशान ना बने।
पेशावर जिंदाबाद, APS जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।